नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। राजस्थान की भर्ती परीक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल। जी हां, राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती घोटाले का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी पाने का चल रहा था खेल। अंडमान से लेकर के कोलकाता, जयपुर, कोटा और जालौर तक दबिश दी गई। 5 गिरफ्तार हुए तो वहीं 3 एमबीबीएस डॉक्टर तो 2 सरकारी शिक्षक और 1 संदिग्ध डॉक्टर धर दबोचा गया। क्या शिक्षा व्यवस्था में डमी माफिया की गहरी पैठ है? ये बड़ा सवाल है। क्या परीक्षा रद्द होने के बाद भी सिस्टम को चकमा दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, मेहनत करने वाले असली अभ्यर्थियों का हक कौन लौटाएगा? आज की बड़ी बहस, नौकरी की दौड़ में धोखा, सिस्टम फेल या साजिश का जाल। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की परीक्षा 2022 और फिर 2023 में पुनः हुई थी। उस परीक्षा में डमी जो बैठे और उस डमी में जिस क्वालिटी के लोग बाग बैठे, उनको बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ में बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ में बतौर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल हमारे साथ में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। तो वही देवेंद्र शर्मा हमारे साथ में बतौर छात्रा प्रतिनिधि के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा का आगाज बीजेपी के प्रवक्ता के साथ में यानी कि शैलेंद्र जी के साथ में करना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, सवाल छोटा है लेकिन गहरा है। और कितने मुन्ना भाई? देखिए, जितने भी कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार में मुन्ना भाई रहे हैं, उन सबको पकड़ने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही। जो भ्रष्टाचार का अड्डा कांग्रेस की गहलोत सरकार ने राजस्थान को बना दिया था आपसी लड़ाई के चक्कर में, उसको क्लीन करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। आप देखिए, हर रोज कहीं ना कहीं कोई डमी कैंडिडेट पकड़ा जा रहा है, कहीं पेपर लीक के अपराधी पकड़े जा रहे हैं। और आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूं कि 150 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 450 से अधिक जो अपराधी थे उनको सलाखों के पीछे डालने का काम राजस्थान की एसओजी ने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एसओजी को, जो बहुत ही शानदार काम कर रही है। पहले वीके सिंह साहब कर रहे थे, अब विशाल बंसल साहब कर रहे हैं। और लगातार आप देखिए, जो फर्जीवाड़ा था और हम पहले सुनते ही थे कि किस तरह से राजस्थान के युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया, अभिभावकों की कमाई को मटियामेट कर दिया और खून के आंसू रोए युवा राजस्थान के, उन सबको न्याय देने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। ना केवल हम उसको रोजगार दे रहे हैं युवा को, बल्कि जो पुराने जितने भी घपले, घोटाले, फर्जीवाड़े थे, जो पेपर लीक हुए थे, जो भी फर्जी सर्टिफिकेट से हो चाहे कूटरचित दस्तावेज से हो, जो भी बैठे थे, उन सबको जिन्होंने नियुक्तियां पाई थी, उन सबको पकड़ने का काम कर रही हैं। उसमें जितने भी अपराधी अधिकारी, कर्मचारी, इवन किस भी लेवल पर अधिकारी उसमें इन्वॉल्व रहा हो, उसको भी पकड़ने का काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के युवाओं को अब माननीय भजनलाल सरकार पर विश्वास होने लगा है, क्योंकि हम इसको रोजगार मुक्त और पेपर लीक मुक्त देश राजस्थान बना रहे हैं और उनको रोजगार का सृजन भी हो रहा है। किस तरह से आपने देखा होगा, अभी पौने 2.25 साल में हमने 1 लाख से अधिक भर्ती परीक्षाओं में कराकर उनको नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। 1,53,000 जी, आपने बोला कि लगातार हम घपलेबाजों से पर्दाफाश कर रहे हैं। शुरुआती राउंड में सिर्फ रिएक्शन लूंगी, लेकिन अगले सवाल के लिए भी तैयार रहिएगा कि आखिरकार जो घपलेबाज जो पेपर लीक को लेकर के कार्रवाई पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन असली जड़ तक पहुंच पा रही या नहीं, ये सवाल अगले राउंड में रहेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं सवाल लूंगी। प्रियदर्शी जी, 2022-23 का खामियाजा कब तक? और जिन लोगों ने मेहनत की, मुझे लगता है उन लोगों को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। क्या आप लोगों के टाइम में ज्यादा छेद थे? क्या नकल माफियाओं की पैठ बहुत ज्यादा गहरी थी? प्रियदर्शी जी, देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार में
जो नकल माफियाओं ने बीज बोए थे, उसका परिणाम राजस्थान के सैकड़ों युवाओं को भुगतना पड़ा। और आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर राजस्थान के सैकड़ों युवा भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चाल चरित्र चेहरे पर सवाल पूछ रहे कि ऐसी गिरफ्तारी का क्या औचित्य, जब इन्हीं की सरकार की निष्क्रियता और चुप्पी और बैकडोर सपोर्ट के कारण उनकी जमानतें हो जाती हैं। आप मुझे समय देंगे तो मैं आपको इनके कार्यकाल के अंदर प्रियदर्शी जी, लेकिन जो ये जिस विषय पर डिबेट हुई है, ठीक है, आपको टाइम भी दिया जा रहा है बोलने का, लेकिन जिस विषय पर डिबेट हुई है 2022-23 का मामला है। 2022-23 में किसकी सरकार थी? देखिए 2022 सेकंड ग्रेड का ये मुद्दा है प्रियदर्शी जी, सेकंड ग्रेड का मुद्दा है। बिल्कुल सेकंड ग्रेड टीचर का मुद्दा है। मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार थी, जिस दौरान 9 भर्ती पेपर लीक हुए थे और उस समय पूरे प्रदेश के अंदर नकल माफियाओं ने पूरा का पूरा राजपाट जमा लिया था। उसका आज खामियाजा आज तक राजस्थान के युवा भुगत रहे हैं और आज भी भुगत रहे। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर आज भी युवाओं को इस भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार में ठगा जा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सेकंड ग्रेड भर्ती के आरोपी बाबूलाल कटारा की अभी 9 फरवरी को जमानत हो गई है। उसके अलावा रामूराम रायका की जमानत हो गई है, उनकी पुत्री शोभा रायका की जमानत हो गई है, अंकिता गोदारा की जमानत हो गई है। उसके साथ साथ में 26 एसआई भर्ती और सेकंड ग्रेड टीचरों के अपराधियों की जमानतें हो गई हैं। ये जमानतों का कारण क्या है? कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, ठीक है प्रियदर्शी जी, आप अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। आप सेकंड ग्रेड की बात नहीं कर पाए कि आखिरकार 22-23 में जब 22 में परीक्षा होती है तब वापस तब भी नकल होती है और उसके बाद में रद्द होकर के 23 में होती है कुछ सब्जेक्ट की, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि एक बार फिर से जो है डमी कैंडिडेट का मामला आता है, तो नकल माफियाओं की कहीं ना कहीं तो गहरी पैठ होगी, कहीं ना कहीं मिली भगत की चर्चाएं भी चल रही है। ठीक है, आप कंपैरिजन सरकार से योजनाओं को लेके कीजिए यार, पेपर लीक को लेकर के आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई हमारे टाइम में ज्यादा हुआ, इनके टाइम में कम हुआ, इनके टाइम में ज्यादा हुआ, हमारे टाइम में कम हुआ। पेपर लीक घोटालों के कंपटीशन क्यों है? आप तो ये बताइए ना कि आपके टाइम में क्या नकल माफियाओं की पैठ इतनी गहरी थी क्या? अभी तक पन्ने खुलते ही जा रहे। चलिए, यहाँ पर देवेंद्र शर्मा हमारे साथ में मौजूद है, छात्र प्रतिनिधि के तौर पर। सबसे पहले इस पूरे मामले पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, बहुत शर्म की बात है कि एक एमबीबीएस के छात्र और एक शिक्षक जो डमी कैंडिडेट बनकर बैठ रहे हैं, इससे पता चलता है कि कितनी गिरी हुई सोच है इन लोगों की। ये जो लोग जो मेहनत करके जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है उन लोगों का हक खा रहे हैं। और ऐसे ना जाने एक भर्ती से जुड़ा मामला तो है नहीं, और ये तो सिर्फ एक पेपर से जुड़ा मामला है। ऐसे ना जाने हजारों अभ्यर्थी जो डमी कैंडिडेट बनकर बैठे थे और वो आज नौकरियां पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये पेपर दे कैसे रहे हैं, क्योंकि इतनी जांच होती है, फोटो के मिलान होते हैं, एडमिट कार्ड में फोटो होता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय फोटो अपलोड होता है, फिर उसके बाद वीक्षक इनके फोटो को देखता है और उसके बाद स्क्रूटनी फोरम में फोटो को देखा जाता है। अंत में जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो वहां पर भी फिजिकली इनकी जांच होती है। इतनी सारी जांचों से गुजरने के बाद भी जब ये डमी कैंडिडेट, इसका मतलब इनको विश्वास होता है, शुरू से ही इनको भरोसा होता है कि हम आराम से डमी कैंडिडेट बैठाएंगे और दावे के साथ जो है हम आपकी नौकरी दिलवाएंगे। इनकी पहले से ही कंप्लीट जो डमी कैंडिडेट जिसको भी ये बैठाते हैं उसकी अच्छे से होती है कि भाई आप 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए अब दे दो और बाद में बाकी के रुपए दे देना, क्योंकि इनको पहले से पता होता है कि कोई पकड़ने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सही कहा है, जब तक जमानत होती रहेगी तब तक तो समस्या बनी ही रहेगी, क्योंकि कड़ी कार्रवाई नहीं होगी ना, पक्ष विपक्ष की बात तो है ही नहीं, ना पिछली सरकार ने ना आपकी सरकार ने, अभी तक हमने देखा ही नहीं है कि नए कानून के तहत किसी को सजा हो गई हो। भाई 10 करोड़ तक का जुर्माने के लिए कहा गया है नए कानून में, आजीवन कारावास के लिए कहा गया है, लेकिन अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। तो इनको डर किस बात का है? जब तक डर इनके दिमाग में बैठेगा नहीं तब तक ये रुकने वाले हैं ही नहीं। और अब तक ना किसी सरगना को पकड़ा गया है, ना किसी बड़े सफेदपोश को पकड़ा गया है। ये पूरा मामला एक 2-4 कैंडिडेट से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरा गिरोह काम करता है इसमें। और ये गिरोह जब तक खत्म नहीं होगा ऐसे ही ये मामले सामने आते रहेंगे। ठीक है, बहुत ही मजबूती के साथ में आपने ये बात रखी और इसी बात का रिएक्शन भी मैं लूं बीजेपी के प्रवक्ता से। उससे पहले हमारे साथ में वरिष्ठ विश्लेषक है
हेमंत जी, 2022-23 का ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले को कैसे देखें? बीजेपी लगातार इस बात पर खुद को शाबाशी दे रही है कि हम लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अभी तक क्या बड़ा मगरमच्छ हमारे सामने आया है, आपको लगता है? देखिए नुपुर जी, मैं आज इस डिबेट के रेफरेंस में सबसे पहले आपकी इजाजत से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में अपना वक्तव्य रखा उसको मैं जरा कोट करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष के एक बड़े नेता जो 3 बार से लगातार सदन में नहीं आ रहे हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं लेकिन वो नहीं आई। मैं विपक्ष के उन बड़े नेता जो महात्मा गांधी जी का अपने आप को अनुयायी बताते हैं, मैं सलाह देता हूं कि मैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ दोबारा पढ़ें और फिर सोचें कि आपके रहते हुए प्रदेश की युवाओं पर क्या क्या बीती। बापू ने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है, तो आप में साहस हो तो इस सदन में आकर वे सत्य बताइए कि कैसे आपने प्रदेश के युवाओं को हक मारा और उन्हें निराशा की भविष्य में धकेल दिया। तो अभी आप देखिए, आप देखिए ना कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, क्या उनको उनकी आत्मा नहीं दिखाती है? क्या उनको रात में नींद आ जाती है क्या? अरे तमाम कारनामे सामने एक एक करके आ रहे हैं। और अभी हमारे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब वसुंधरा राजे, अरे वसुंधरा राजे की सरकार के बाद तो आपकी सरकार आई ना, आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने उनके कारनामों को क्यों नहीं पकड़ा? तो इस तरह केवल कोरी बातें करने से काम नहीं चलेगा। मैं तो बार बार बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं कि अशोक गहलोत साहब तो अपने आप को इतना बड़ा गांधीवादी नेता समझते थे, क्या आज उनको नींद आती है क्या? उन्होंने जिस तरह से युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन हेमंत जी एक बात बताइए, हेमंत जी एक बात बताइए, जो इन सब के बीच में जो मेहनती युवाओं के साथ में अन्याय हुआ, उनके भरोसे के साथ में खिलवाड़ हुआ, जो दिन रात खून पसीने के साथ में मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं और उनको एक बड़ा झटका लगता है पेपर लीक के नाम पर, और इस तरह से, ऐसे में हम क्या माने, इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो ये बताइए। जिम्मेदार सीधे तौर पर जिम्मेदार सरकार को ही माना जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार में ये सारे काम हुए ना। और फिर हम बार बार ये बात हमको कहनी पड़ती है, अनफॉर्चुनेटली कहनी पड़ती है। अरे BL सोनी साहब वो उस समय DGP थे, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा ना, अरे भाई गृह मंत्री कौन थे? अशोक गहलोत साहब थे ना। वो मीटिंग ही नहीं करते थे, वो तो अपनी सरकार को बचाने की जुगत में रहते थे। और लोकेश शर्मा जो OSD उनके रहे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर, क्योंकि सारे कारनामे CMR से चलते थे, बहुत तरीके के साथ चलते थे, पूरे सिस्टम के साथ चलते थे, पूरे संगठित तौर पर चलते थे, क्योंकि गृह मंत्री स्वयं अशोक गहलोत थे। तो ये तमाम जो प्रकरण सामने आ रहे हैं, अरे केंद्रीय सरकार, जब सरकार की नीयत साफ होती है, जब मुखिया की नीयत साफ होती है, तो ये चीजें पकड़ में आ जाती है। कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कि बैकडोर से एंट्री नहीं होने दी जाएगी, किसी भी युवा के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। क्या ये काम अशोक गहलोत सरकार नहीं कर सकती थी? क्या अशोक गहलोत साहब नहीं कर सकते थे क्या? अरे केवल गांधीवादी कहलवाने से, क्या गांधीवादी का चोला पहनने से काम नहीं चलेगा? हेमंत जी, शैलेंद्र जी के पास में मैं आऊंगी। शैलेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, शैलेंद्र जी के पास में आऊंगी। देवेंद्र जी ने जो एक बात रखी थी कि आप लोगों को जो है कार्रवाइयां तो लगातार कर रहे हैं, हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जमानत क्यों हो जाती है, सजा क्यों नहीं मिल पाती है? और इसके अलावा बड़े मगरमच्छ अभी तक आप लोगों की पहुंच से क्या दूर है या चुनौती बहुत ज्यादा है? शैलेंद्र जी। नूपुर जी देखिए, घोटाले इतने जबरदस्त थे 5 साल में गहलोत सरकार के। हर भर्ती परीक्षा में हाथ डालो तो घोटाले, गपड़े, फर्जीवाड़ा, डमी कैंडिडेट्स, फर्जी सर्टिफिकेट लगना और क्या क्या स्थितियां नहीं बन रही। आप देखिए SOG ने आज बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, विशाल बंसल जी ने। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो एडमिट कार्ड होता है उस पर फोटो चिपका दी जाती है जो मूल कैंडिडेट होता है उसका, और उसके बाद अंदर जो जाता है एग्जाम देने तब वो सिर्फ रोल नंबर होता है, बाकियों में सब में मूल कैंडिडेट का फोटो होता है। सिर्फ वही एक स्थान होता है जहां वो अब चेंज फर्जी फोटो लगा के जाता है और परीक्षा दे के आ जाता है। अब हमने माननीय भजनलाल सरकार ने एक SOP डिसाइड किए, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर डिसाइड किया है कि किस तरह से, आपने देखा होगा बहुत सघन गहनता से जांच की जा रही है, ना केवल फोटो का मिलान किया जा रहा है, कहीं कहीं बायोमेट्रिक्स का भी हम यूज कर रहे हैं, फेस ID पर भी विचार किया जा रहा है। और आप देखिए 2 साल में, 2 साल में, नहीं मेरी बात सुनिए, बड़े मगरमच्छ कब तक मैं बिल्कुल आपका जवाब दे रहा हूँ, सारे जवाब दूंगा बिल्कुल। मैं देखिए, और एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है, और जब अनुसंधान होता है तो अनुसंधान में कितना वक्त लगता है। आप देखिए अभ्यर्थियों को आइडेंटिफाई करना, जो अपराधी वो भाग गए थे उनको पकड़ के लाना और धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जोड़ना। काफी मजबूत है शैलेंद्र जी, आप लोगों का मैनेजमेंट, समझिए,
सिस्टम सभी मजबूत है, तो फिर चैलेंज क्या है? ऐसा नहीं हो कि ये कड़ी पकड़ने में पूरे 5 साल चले जाए। नहीं, निश्चित नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप देखिए जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और इसमें जो भी बड़े मगरमच्छ होंगे या बड़ा अधिकारी होगा, आपने देखा नहीं क्या जेजेएम घोटाले में क्या हुआ? क्या हमने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को जेल में नहीं डालने का काम किया? क्या आईएएस अफसरों को जेल में डालने का काम नहीं करे? क्या चीफ इंजीनियर बड़े बड़े अधिकारियों को जेल में डालने का काम नहीं करे? क्या हमने एसीडी में क्लीन अप करने का काम नहीं किया? एडिशनल एसपी, आरपीएस, डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारियों ने जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा था उन सबको पकड़कर जेल में डालने का काम किया। हमने किसी को भी नहीं बख्शा। हम पूरी तरह से जो 5 साल गहलोत सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया था, भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह फैल चुका था, उसकी प्रतिरोधक दवाइयां दे दे के हम आपने देखा किस तरह से माननीय भजनलाल सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। और आप देखिए भ्रष्टाचार किस कदर था ये पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। और जहां तक रही न्याय प्रक्रिया की बात, तो आप देखिए न्याय प्रक्रिया में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार के वकील होता है, वो पैरवी करता है। आपसे पहले भी जब बीजेपी के प्रवक्ता आए, जब पेपर लीक की बात होती है, मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे बड़े, तो वो जेजेएम का घोटाले का एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन पेपर लीक का जो मुद्दा है वो भी बहुत जरूरी है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। हाँ, वो बिल्कुल अलग मैं मुद्दा कह रहा है। हूं, ठीक है, नूपुर जी, जेजेएम पे आप लोगों ने जिस कार्रवाई तरह की, से बाबूलाल अच्छी बात है। कटारा ने बयान दिए हैं जमानत और क्यों हो जाती है? देखिए जमानत क्यों हो जाती है? जिन भी बड़े नेताओं, चेयरमैन हो, चाहे राजनेता हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, उनके नाम लिए उन सबसे पूछताछ होगी और अगर जांच में दोषी पाए गए तो उनको जेल भी होगी। दूसरा जमानत क्यों हो जाती है जल्दी? न्याय प्रक्रिया में सरकार का ना तो सरकार का हस्तक्षेप होता है, ना भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप होता है। न्याय प्रक्रिया इंडिपेंडेंट है, जजेस अपना काम करते हैं, हम हमारी पैरवी और सबूत वहां रखते हैं, उसके बाद न्यायालय का काम है और ट्रायल में समय लगता है। कभी भी देखिए आप, जांच के बाद जांच होती है, उसके बाद चालान पेश होता है, उसके बाद ट्रायल होती है, निश्चित तौर पर ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उन दोषियों को सजा होगी जो भी प्रावधान दिए गए कानून के तहत। प्रियदर्शी जी, मैं आपके पास में आऊंगी। जब 2022-23 में डमी कैंडिडेट बैठ जाते हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आप लोगों की जांच प्रक्रियाओं में क्या कुछ छेद था? इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि हम बैठेंगे और कुछ भी नहीं होगा? किसी की तो शय होगी इसमें। प्रियदर्शी जी, मैंने आपको पहले ये स्पष्ट किया, अभी आप कहेंगे कंपैरिजन की बात नहीं है। कांग्रेस राज के अंदर मजबूत नकल विरोधी कानून लाया, जिसके लाइट के अंदर आज इन अपराधियों को पकड़ना संभव हुआ। अब आप बात कर रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया, उसकी वजह यह थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी के टाइम पे नकल माफियाओं को पकड़ने के लिए कोई मजबूत कानून नहीं था। एएसआई स्तर के अधिकारी से जांच होती थी और आज तक उनके कार्यकाल के दौरान एक भी नकल का अपराधी पकड़ा नहीं गया है। इसलिए आज ऐसी स्थिति पैदा हुई कि नकल माफियाओं को पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए कांग्रेस राज में एक मजबूत नकल विरोधी कानून लेकर आए। 5 साल आप लोगों को पूरे 5 साल दिए थे राजस्थान की आवाम ने, तब शुरू में आके कोई कानून बना देते, जाते जाते कानून बनाते हैं, फिर मजबूर होने का जो है आप बात करते हैं। शुरुआत में क्या हुआ था ये बताइए? आप पहले ही कानून बना देते तो नौबत ही नहीं आती इतनी। नुपुर जी, शुरुआत में ही कानून बन गया। कांग्रेस राज के अंदर जीरो टॉलरेशन पॉलिसी के तहत अपराधियों को पकड़ा गया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि न्याय करने का काम कोर्ट का है। हमारा चुप हो जाए, अपराधियों को पकड़ने आपने बताइए ना, कानून के बाद तो लगातार पेपर लीक होते रहे, अपराधी भागते रहे, कांग्रेस के नेता, आपकी कांग्रेस की सरकार उनको संरक्षण देती रही, भगाती रही, बचाती रही, पर्दा डालती रही। ओएमआर शीट घोटाला किसके आप समय अपना में टाइम हुआ? ले चुके हैं, आप अपना झूठ बोल चुके हो। असलियत ये है कि जमानतें आपकी मिली भक्ति के कारण हो रही है, अपराधी सारे फर्जीवाड़े किए, सब आपने भ्रष्टाचार को पनपाया, अपराधियों को संरक्षण दिया। आज ज्ञान दे रहे हैं, आपको नैतिक अधिकार करने का, आपको माफी मांगनी चाहिए। अशोक गहलोत जी को राजस्थान के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए, उनके अपराधों में पैर छूकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, आप प्रवक्ताओं को माफी मांगनी चाहिए कि हमने राजस्थान के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। यहाँ ज्ञान दे रहे हैं आके बैठ के, आपको तो अधिकार ही नहीं है बहस करने का। बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ क्या?
बताइए, नकल माफियाओं 2 का साल आप में ही कोई के भर्ती वसुंधरा परीक्षा का राजे पेपर लीक हुआ क्या? आरपीएससी को जिसका हमने काम दुरुस्त लगता है करने का काम किया, जनता को वहां से पकड़ी है। भ्रष्टाचार को खत्म किया, शैलेंद्र जी, कर्मचारी झूठे चयन आंकड़े आयोग को मत हमने गिनाओ। दुरुस्त किया, वहां से आपकी तरफ से भ्रष्टाचार किसी को ने चेंज पैरवी किया। नहीं करी है। सारे सुप्रीम घपले कोर्ट के अंदर घोटाले फर्जीवाड़े आप इस निका- कांग्रेस आक्रमण पार्टी की सरकार सरकार के से समय के आ रहे कोई हैं। वकील उपस्थित नहीं हुआ है। आप जनता के ठीक है, गुमराह मत देवेंद्र कीजिए। जी के पास में आऊंगी। आप- अरे देवेंद्र आप जी, बताइए ना, कोई भी एक पेपर लीक हुआ है क्या 2 ठीक है, साल में? ठीक है, एक कोई मिनट, घपला एक हुआ, मिनट, कोई आपको डमी जानकारी कैंडिडेट बैठा, एक कोई मिनट, फर्जीवाड़ा देवेंद्र हुआ? जी के पास में आऊंगी। आपने एक कभी कोई मिनट, डिबेट में शैलेंद्र आपको जी, जानकारी प्रियदर्शी जी, तो है। एक मिनट, देवेंद्र जी आप बताइए, जो कार्रवाइयां हो रही है क्या अभी उनसे आप लोग सेटिस्फाई हैं? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों, दोनों वजह बताइए। देखिए एसओजी जिस प्रकार से अब कार्रवाई कर रही है निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। ये 2022 की भर्ती से जुड़ा हुआ एक फोटो है हमारा। शहीद स्मारक पर हमने एक आंदोलन किया था और जिसमें हमने मांग की थी कि सेकंड ग्रेड भर्ती में एक प्राइवेट बस में बैठाकर करीब 40 से 50 अभ्यर्थियों से पेपर हल करवाया जा रहा था। ये सारे के सारे अभ्यर्थी जिनके पास एग्जाम पेपर था और सॉल्व करवाया जा रहा था वो जमानत पे उस टाइम पे बाहर आ गए थे। हमने कहा था कि इन सबकी संपत्तियां कुर्क करवाई जाएं, सीबीआई जांच करवाई जाए और वो छूटे किस आधार पे कि इनके पास तो पूरा पेपर नहीं था, तकरीबन 80-85% ही क्वेश्चन थे, तो पूरा पेपर तो था नहीं। तो ये कमजोर पैरवी के कारण ही ऐसा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक। अब आप देखिए ना कितने सारे आप फैक्टर देख लीजिए कि शुरू से आप फोटो को देखते हैं, एग्जाम फॉर्म भरते समय से लेकर आप बीईओ लेवल पर भी अपना वेरिफिकेशन करवाते हैं, तब तक पता नहीं चलता कि ये डमी अभ्यर्थी बैठाकर जो है परीक्षा दिलवाई गई है। एक बेरोजगार अभ्यर्थी जो 5,000 लेकर घर से निकलता है और ये सोचता है कि मैं जिस ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहा हूं इस कमरे में बैठ के उस ईमानदारी के साथ पेपर दूंगा और उस ईमानदारी के साथ मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन 3 से लेकर 5 लाख 10-10 लाख रुपए में ये सपनों को बेच देते हैं। ये कितना बड़ा कुठाराघात है उस बेरोजगार अभ्यर्थी पर, यह कितना बड़ा कुठाराघात है उस मेहनती अभ्यर्थी पर। वो खून के आंसू रोता है। बिल्कुल, मेहनती अभ्यर्थियों को कैसे न्याय मिले इस पर भी सवाल रहेगा बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन उससे पहले हेमंत जी एक बात बताइए, आपको नहीं लगता जब सिस्टम वीक होता है तो जिन लोगों ने मेहनत की है उनकी मेहनत पूरी तरह से बेकार हो जाती है? कैसे देखें? देखिए नुपुर जी, एक तो मैं जो अभी युवा साथी एक बात कह रहे थे उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूं और मैं भी उस बात से सरोकार रखता हूं कि जब अपराधी पकड़ में आते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अपराधी जमानत जो हो जाती है ना वो निश्चित रूप से सरकार के सरकारी वकील जो होते हैं ना उनके द्वारा कमजोर पैरवी की वजह से ये बात होती है। तो निश्चित रूप से सरकार की ये प्राथमिकता में होना चाहिए कि कमजोर पैरवी ना होने पाए ऐसे अपराधियों के खिलाफ। अगर पैरवी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से वो जल्दी से छूट नहीं पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, इस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। जहां तक कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत बेशर्मी के साथ एक बात कहती है कि साहब हमने कानून बनाया। अरे भाई आपने कानून बनाया, 18 से 23 के बीच आपकी सरकार रही, अरे आपकी आत्मा नहीं कचोटती कि आपने कानून बनाया तो आप एक भी व्यक्ति को पकड़ नहीं पाए। आप कैसी बेशर्मी के साथ चैनल पर आकर इस तरह की बात करते हैं? आपके नेता केवल ट्विटर पर ट्वीट चलाते हैं, सदन में जाते नहीं है। और क्या बिल्कुल भी अगर चोला पहनते हो राजनीतिक विश्लेषक का चोला राजनीतिक विश्लेषक का पहनते हो, बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की कहते हो। ठीक है प्रियदर्शी जी, 1 मिनट आपकी बारी आए तब बोलिएगा। हेमंत जी बोलिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता के पास में आऊंगी। शैलेंद्र जी एक बात बताइए, जो 2022-23 के पीड़ित अभ्यर्थी रहे, मतलब जिन लोगों ने मेहनत की है और उनका हक चला जाता है, क्या उन लोगों के पीड़ित अभ्यर्थियों के न्याय के लिए आप लोगों की सरकार ने कुछ सोचा है? शैलेंद्र जी। नहीं, निश्चित तौर पर उस पर भी विचार चल रहा है और जब कोई ठोस निर्णय होगा वो भी जनता के सामने आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हमने विभागों को दस्तावेज सत्यापन का काम दिया। जो एसओपीज हमने बनाई हैं उसमें विभागों को दिया है दस्तावेज सत्यापन का काम, और 43 से अधिक भर्ती परीक्षाएं जो हैं जो हुई थी वो अभी जांच के दायरे में। और आप देखिए किस तरह से हम क्लीन अप करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस, आप तो चुप ही रहिए, आपने तो भविष्य खराब कर दिया राजस्थान के युवाओं का। आपने भ्रष्टाचार किया, हर नेता को लूट की छूट दी, इनके भविष्य आपने राजस्थान को गर्त में डाल दिया, अपराधियों को संरक्षण दिया, पेपर लीक कराया, जादू से पेपर बाहर आ गए थे, किस तरह से रेवड़ियों की तरह बटे, ये पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। आप मत दीजिए इस बात पे, लेकिन आपको ये आप हमारा सहयोग कीजिए, आप सहयोग कीजिए कि जो काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है, एसओजी कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैंने आपको विश्वास दिलाया कि जैसे जैसे अगर जांच आगे बढ़ेगी, अगर कोई बड़ा मगरमच्छ भी होगा तो उसको भी सलाखों के पीछे डालेंगे।
प्रियदर्शी जी एक लाइन में बताइएगा, प्रियदर्शी जी एक लाइन में बताइएगा, आप लोगों के टाइम में आप लोगों ने इतनी नेटबंदियां की थी, फिर भी सिस्टम फेल कैसे हो गया था, ये बताइए, संक्षिप्त में बताइएगा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के, अरे आप भारतीय जनता पार्टी पे मत आइए, आप तो ये बताइए आप लोगों ने इतनी नेटबंदियां की, उसके बावजूद इतने पेपर लीक कैसे हुए? प्रियदर्शी जी शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। अरे आप पार्टी की बात मत कीजिए, आप तो ये बताइए नेटबंदियां हुई उसके बावजूद सिस्टम फेल कैसे हुआ, डमी कैंडिडेट कैसे बैठ जाते हैं, बस आप तो संक्षिप्त में ये बताइए। डमी कैंडिडेट जिस मिली भक्ति के कारण बैठे थे, उन दोषी अपराधियों को हमने पकड़ा, मजबूत कानून लेकर आए ताकि दोषियों को बख्शा नहीं जाए। लेकिन आज जिन्हों को कांग्रेस राज के अंदर दोषियों को पकड़ा गया था, आज उसमें से आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की मिली भक्ति के कारण। ठीक है प्रियदर्शी जी, ठीक है देवेंद्र जी, संक्षिप्त में आप क्या कुछ चाहते हैं वो एक लाइन में बताइएगा। देखिए, सबसे जो मैं पक्ष के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, एसओजी अपना कार्य कर रही है, लेकिन एसओजी को जरूरत है स्टाफ की, वहां पे स्टाफ बढ़ाया जाए। दूसरा, अब जितने भी डमी कैंडिडेट को बाहर किया गया है, उनकी जगह पे वेटिंग लिस्ट निकाली जाए और मेहनती अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी के साथ में आपने इन मुद्दों पर बातचीत की है। तो आखिरकार सवाल यही होता है कि ठीक है बीजेपी कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि और कितने मुन्ना भाई होंगे, क्योंकि एसओजी लगातार जो कार्रवाई कर रही है उससे पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा हुआ है। अंडमान से जयपुर तक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कब मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की परीक्षा 2022 और फिर 2023 में पुनः हुई थी। उस परीक्षा में डमी जो बैठे और उस डमी में जिस क्वालिटी के लोग बाग बैठे, उनको बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है।